जब मैंने सुप्रिया जी से पूछा कि 4 जून को किसकी सरकार बन रही है तो उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं कहा। क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन और विपक्षी एकजुटता जो दिखाई जानी चाहिए थी उसमें कमी रह गई है? पश्चिम बंगाल हो जहां 42 सीटें हैं, अन्य राज्यों में आपके यहाँ तो सीट गठबंधन हो गया है लेकिन बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है, इन सब का फायदा बीजेपी को ना हो जाए। अनुराग जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हो गई है कि उन्होंने सिलेबस उनका कुछ और था लेकिन उन्होंने पढ़ाई कुछ और कर ली। उन्होंने क्या दिखाया था, सिलेबस क्या दिखाया था? हम आएंगे काला धन लेके आएंगे, नहीं लेके आए ना। हम आएंगे पारदर्शिता करेंगे, पारदर्शिता कहां हुई? आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या किया। हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारी अपने पास ले आए। फिर उन्होंने क्या कहा था, हम आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई चरम सीमा पे है। कहा था रोजगार ही रोजगार होगा, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। महिला सम्मान की बात उठाई थी उन्होंने, हम आएंगे महिला सम्मान करेंगे। महिलाओं पे तो आपने देखा ही क्या हाल है, चाहे मणिपुर की हो चाहे दिल्ली में घसीटी गई हो, आपने देखा ही है। सिलेंडर यहाँ पे 500 रुपए मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा, 1000 रुपए तक चला गया। यही तो कह रहे थे। आज देश की हालत ये हो गई है कि 67 लाख बच्चे हर रोज भूखे रहते हैं। ये इन्होंने सपना क्या दिखाया था और देश को दिया क्या? सवाल ये उठता है। इस पे ये बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव की तारीख आई है और लोकतंत्र का त्योहार लेके आई है। किसान, महिला, छात्र, बेरोजगार, शिक्षक, युवा, सबके चेहरे पे खुशी छाई है क्योंकि सबको पता है कि अब मौका आया है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। जो झूठे वादे किए थे हमसे, जिन्होंने हमें सपना दिखाया था और सपने को किस तरह से इन्होंने रौंदा है, कुचला नहीं है, रौंदा है सपनों को। कभी आपने देखा कि छात्रों पे बौछार होगी लाठियों की? कभी आपने ऐसा सुना? कभी आपने इस देश के अंदर में देखा कि किसानों को रौंद दिया जाएगा उसके बाद कोई उफ तक नहीं निकलेगी? कभी ऐसा नहीं हुआ था हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान ने हमेशा से सम्मान की राजनीति की थी, हमेशा सम्मान प्रदर्शित, यही कहते थे ना, यही बात करते थे भ्रष्टाचार और वंशवाद की। आज पूरी की पूरी पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी ने सारा का सारा जो परिवारवादी पार्टी जिनको बोलते थे अपने साथ लेके सत्ता चला रहे हैं। और ऐसा कौन है ऐसा? अभी इन्होंने जो सीटें डिक्लेयर की आप देख लीजिए उसमें कितना परिवारवादी को इन्होंने टिकट दी है। पूरा परिवारवाद इनके यहां भरा पड़ा। इसलिए जनता समझ गई है कि ये वो लोग हैं जो सिलेबस दिखाते हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए जनता कह रहे हैं कि सिलेबस कुछ और दिखाते हैं और होता कुछ और है, पेपर में अल्टीमेटली कुछ और आता है। विदाई की तारीख लिख रहे हैं भदौरिया जी। सबसे पहले तो चुनाव की तारीख पर देश के मतदाताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और ये बेबस आपको देखी नहीं शुभकामना? आपको 5 सीट मिली कि नहीं मिली? पशुपति पारस का सफाया हुआ कि नहीं हुआ बिहार में? मतलब मैं पूछे सफाया से मेरा मतलब है कि आपने एनडीए से निकलवा दिया क्या? इस मामले में देश का सबसे तेज चैनल है आपका और आपके सूत्र पर लोग भरोसा करते हैं। वही देख के अब हम भी सोच रहे हैं कि चाचा लड़ गए। अगर हाजीपुर रामविलास जी की पारंपरिक सीट पर अगर चिराग पासवान के सामने चाचा पशुपति पारस चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तब क्या कीजिएगा? वो तो सांसद है वहां के, पिछली बार जीते थे। हमारे चिराग पासवान जी के सामने कोई ना कोई तो अंजना जी वहां से उतरेंगे ही। अगर ये उतरेंगे तो हमारा मार्जिन थोड़ा और बढ़ सकता है, खुशी होगी हमें, उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन एक बेबस अनुराग भदौरिया हमें सिलेबस बता रहे हैं। ये तो खुद बेबस है, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। वही पुराने मुद्दे जिस पर 4 सरकारें इन्होंने गंवाई, अभी हाल ही में विधानसभा में कोई दूसरा मुद्दा इनके पास है नहीं, उसी को लेकर के ये चाह रहे हैं कि लोकसभा में जाए। तो ये फूके हुए कारतूस लोग हैं अंजना जी। देश के लोग सब समझ चुके हैं, इससे कहीं कुछ होना जाना नहीं है। आज ये राहुल गांधी जी का एक आया था अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर में, उन्होंने ट्वीट किया है, रात भर इन लोगों ने डिजाइन किया होगा सुप्रिया जी ने। वो बता रहे हैं कि उद्योगपतियों को कि अगर आएंगे हम, हमारी सरकार आती है तो मेरी गारंटी है कि मैं उन लोगों को खैरियत से नहीं रहने दूंगा। क्या अगर मतदाता इनको वोट नहीं करेंगे अंजना जी तो मतदाताओं की भी खैर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शास्त्र भी कहता है कि दान और मतदान दोनों गुप्त होना चाहिए था, जिसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया था कि मतदान जो है वो भी गुप्त रहे। शुरू से संविधान ने ऐसा कहा और शास्त्र कहता है कि दान गुप्त रहे, नहीं तो कल होकर फिर राहुल गांधी जी के जैसा उद्योगपतियों को ये परेशान करेंगे। तो यहाँ पर देश से एक तरफ सशक्त करने की बात हो रही है। अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन मुझे जाना है सीधे टीएमसी प्रवक्ता के पास। ये इस तरह की धमकी दे रहे हैं मतदाता भी। इन्होंने ये बोला, एक मिनट रुको, मैं अपनी बात कह लूं। इन्होंने बोला चंदा। अरे उस जमाना एक होता था, हम लोग चंदा आम जनता से लेते थे, 1-1 रुपए देती थी आम जनता चुनाव लड़ने के लिए। आप आम जनता से चंदा नहीं ले रहे हो, आप धन्ना सेठ हो तो चंदा ले रहे हो। और धन्ना सेठ हो तो चंदा लोगे तो भला किसका करोगे? धन्ना सेठ होगा। आम जनता से 1 रुपए लेते तो आम जनता का भला करते, लेकिन आपने धन्ना सेठों से लिया, इसलिए भला धन्ना सेठों कर रहे हो आप। सीधी सी बात है। ठीक है, बारी बारी से तौसीफुर रहमान साहब,
अभी से ही पश्चिम बंगाल से आवाज उठ रही है कि 7 फेजेस में यहां पर चुनाव क्यों? क्योंकि हिंसा है, क्योंकि कई जगहों पर चुनावों के पहले और बाद भी वहां पर हिंसा देखी गई है। ये कहना है जो चुनाव आयोग की तरफ से और अन्य लोग जो जवाब दे रहे हैं इस पर। क्या अभी भी आप लोग इसी बात पर टिके हुए हैं? लड़ना है कितने भी फेजेस में हो, दिक्कत क्या है जब चुनाव लड़ना है? देखिए अंजना जी, ये तो एक टैग लगा दिया है कि बंगाल में वायलेंस होता है, और सबसे बड़ी टैग तो भाजपा ने ये लगाया है कि हर बंगाली जो है वो लड़ाकू है, वो लड़ना चाहता है और वो सही क्षमता नहीं रखता है वोट करने के लिए। और कई सारी बातें हैं जो बंगाल की जनता और खास करके आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, ये शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं और जो सुकांतो मजूमदार है, इनके मुंह से शब्द निकले हैं कि बंगाल के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, काम करना नहीं जानते और काफी आलसी तरीके पर लोग हैं। और ये सब चीज फैक्ट्स और फिगर्स जो ये सब आते रहते हैं। अब देखिए भाई, क्या है इसमें, कौन सा अन्याय है? अगर हम एक फेज में इलेक्शन चाहते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? क्या मसला है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? कि जो मुझे मारता है वही मेरा जज है, वही मेरा लॉयर है, तो वो हमारे हक में क्या बात करेगा? रही बात बंगाल की, अब जिस तरह से चाहेंगे उस तरीके से होगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और हम वो स्टूडेंट तो है नहीं अंजना जी कि कल केमिस्ट्री के पेपर्स है और आज रात को बैठ के हम पेपर की तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी 2011 से चल रही है, जब से हम बंगाल में, तब से हमारी तैयारी स्कीम से लेकर सब कुछ है। तो देखिए आज शहजाद जी रुक जाइए के अंदर है थोड़ा वो तो ठीक है। दोनों एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर हैं उनसे कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो बहुत सारे फेजेस में चुनाव हो रहा है, क्या वाकई इससे सत्ता पक्ष को फायदा होता है? आशुतोष जी। देखिए, अगर चुनाव 7 फेज में हो या 4 फेज में हो या 3 फेज में, उससे क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों पार्टीज को या दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को बराबर का मौका मिलता है। अगर कोई उसका फायदा उठा पाता है तो उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है, अगर उसका फायदा नहीं उठा पाता तो आपकी तो ये रोना गलत है ना फिर तो? मैं अब वो राजनीतिक पार्टी का मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं? मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि क्या आज भारत इस लायक नहीं है कि वो पूरे देश के चुनाव 3 चरण में करा सके? आप पहले चरण से आखिरी चरण के बीच में 43 दिन का गैप। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करा रहे, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का दम भर रहे हैं? 2004 में अगर हमारे 4 फेज में चुनाव हो सकते थे, जब उस वक्त की तो आप वायलेंट स्थिति ज्यादा थी, काफी आप देख कश्मीर की हालत याद सबको मालूम है। मेरा कहना यह है कि आज हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में है कि 3 फेजेस के अंदर चुनाव हो सकते हैं। आप जब 43 दिनों का गैप देते हैं तो वो दिक्कत पैदा होती है। कहीं ना कहीं इस बात पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा पा रहा। दूसरा प्रश्न एक बात में इलेक्शन कमीशन के जो ईवीएम को लेकर सवाल है, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछती है, मिलना चाहती हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को वो एंटरटेन करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है। ये जो सार्कास्टिक तंज कसा है आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो ठीक बात नहीं, ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं। ईवीएम पर उन्होंने कहा कि जब जीतते नहीं, अगर अंपायर के ऊपर अगर सवाल खड़े होंगे तो अंपायर की जिम्मेदारी उस सवाल का जवाब दे, आप उससे हट नहीं सकते। वो तो ईवीएम को डिफेंड करेंगे ही ना, क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। महत्वपूर्ण सवाल डिफेंड करने का प्रश्न यहाँ नहीं है। लोगों को, राजनीतिक दलों के अंदर जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 बार। अगर चुनाव आयोग में प्रतिनिधित्व नेताओं का है, जो विपक्षी पार्टी के नेता है विनोद जी, तब तो ये वाकई उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात को सुने। इससे पीछे हटना तो सही नहीं होगा। कारण मुझे भी समझ नहीं आया कि पिछले 8 महीने से अगर विपक्षी गठबंधन के लोग, विपक्षी दल चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, तो चुनाव आयोग समय क्यों नहीं जरा मिलने का? ये तो मतलब समझ से परे है और इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो ईवीएम के मुद्दे पे ही मांग रहे हैं समय, तो भी आपको दिक्कत क्या है? आपको जो कहना है आप उनसे कह दीजिए कि हम, लेकिन मिलिए तो सही। एक तो ये तो प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो निष्पक्ष चुनाव भी होने चाहिए और चुनाव होते हुए दिखना भी चाहिए। जैसे आज वो उसकी बात कर रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, तो वहां सवाल भी पूछा किसी ने कि भाई कई बार क्या होता है, जो भाषण है उसमें एक तरफा कार्रवाई नजर आती है। आप कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को रियायत दे देते हैं और विपक्ष नेताओं पर कार्रवाई कर देते हैं। तो इस तरह के सवाल उठेंगे और ये बात सही है कि ईवीएम को लेकर कोई क्रेडिबल एविडेंस न मेरे पास है, न अभी तक आरोप लगाने वालों के पास आया। लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनका निराकरण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उसको करिए। अब शहजाद जी जवाब दीजिए आप सबकी बातों का। एक एक करके मैं सबकी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें कितने राजनीतिक दल और नेता पहुंचे उस हैकाथॉन में? दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। यही आशुतोष जी सुप्रीम कोर्ट की पीठ थपथपाते हैं कई मामलों पर, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर जजमेंट देने के बाद कहा है कि यह व्यवस्था बिल्कुल सही है, तो उस पर समय पर सुप्रीम कोर्ट पर डाउट कर रहे हैं क्या? आज तो यह पूछा जाएगा कि आशुतोष जैसे निष्पक्ष पत्रकार क्यों सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर और चंद्रचूड़ जी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं?
क्योंकि आपने तो बाकी तो जजमेंट का स्वागत किया था, इस जजमेंट का स्वागत क्यों नहीं करते? रफाल का जजमेंट स्वागत नहीं करना, पेगासस का जजमेंट स्वागत नहीं करना, चंडीगढ़ का जजमेंट स्वागत करना है, यह बड़ा कन्वीनियंट मामला हो जाता है ना आशुतोष जी कुछ विश्लेषकों का। चलिए छोड़ देते इस विषय को। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि सिलेबस ही चेंज हो गया। भाई बताइए 14, 17, 19, 22 और 23 में बैकलॉग मिल रहा है इनको, हर बार बैकलॉग मिलता है, कॉर्पोरेशन चुनाव में भी बैकलॉग मिलता है। सिलेबस आप समझ नहीं पा रहे हो मान्यवर, कि जनता आपसे कह रही है ये डीबीटी का सिलेबस, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का सिलेबस बंद कीजिए, और आम आदमी से चंदा मिल रहा है आपको। गजब है। 6000 करोड़ बीजेपी को मिला, वो तो अमीरों से मिल गया, और आप जैसी 242 सीट वाली पार्टी को 14000 करोड़ मिला, वो तो आम आदमी ने दिया होगा ना आपको। 57% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको आम आदमी ने दिया होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। ये कहते अभी एक सुप्रिया जी ने ट्वीट डाला है, बड़ा लंबा ट्वीट है कि कौन सी कंपनी ने किसने बीजेपी को डोनेट किया है। अब सुप्रिया जी और रेवंत रेड्डी में कोई तालमेल नहीं, हालांकि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी में भी कोई तालमेल नहीं है, अडानी से लेकर बाकी विषयों पर, परंतु देखिए ये कहते हैं कि हेटेरो ड्रग्स वालों ने हमें चंदा दिया, हालांकि क्या प्रूफ है कोई समझ पता नहीं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हेटेरो ने तो बीआरएस को चंदा दिया है, क्योंकि जब चंदा दिया गया 2022 में, उसके बाद 2022 मई में बीआरएस में राज्यसभा मिल गया हेटेरो के मालिक को। तो बताइए कि कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग सही? चलिए छोड़ देते, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा तेलंगाना का है, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। चलिए उसको भी छोड़ देते क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। आते हैं फ्यूचर गेमिंग पर, जिस पर इन्होंने भी लिखा है। फ्यूचर गेमिंग का भी इतिहास सुनिए। 2011 का केस चल रहा है। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया, डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया। 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। तो मान्यवर आपके हिसाब से क्या ये चंदा दे रहे थे और रेड ले रहे थे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आधे अधूरे झूठे तथ्यों पर। परंतु एक बात सही है, एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा और आरसेप में जाने के लिए आपका था एजेंडा।